हेल्थ को लेके आई बिलीव सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में इसलिए आती है क्योंकि ये दिखता नहीं है। हमें पता ही नहीं है हाउ टू एक्सप्रेस समथिंग दैट वी कैन नॉट सी। मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है तो उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे, कैसे किसी को पता चलेगा कि उसकी मेंटल हेल्थ इज नॉट एट अ गुड स्टेज। हम सब ने फेस किया कभी एग्जाम से पहले, किसी बड़ी इंटरव्यू से पहले, ये घबराहट सी होती है, अपनी हार्ट बीट यहाँ फील होती है, ऐसा लगता है सांस पूरी नहीं पड़ रही। साढ़े पंजाबी से भी आजकल कहने लग गए तू ओवरथिंक बहुत करता। इज इट साइन ऑफ एंजाइटी और समथिंग लाइक दैट? के घर में अपनी मदर से भी झगड़ा हो रहा है, अपनी बीवी से भी झगड़ा हो रहा है, पर हो सिमिलर टॉपिक्स को लेकर आए। और मैं हर पेरेंट को यही बोलती हूँ कि 17-18 साल तक पेरेंट्स रहो, उसके बाद फ्रेंड्स बन जाना। इसका शायद एक मेजर रीजन ये भी है कि लोगों की लाइफ में मेंटर नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया एंड ये भी बहुत देखा गया कि यार सब कुछ बच्चे से पहले तो सब कुछ ठीक था, जब से ये बच्चा हुआ है तो हमारा रिलेशन जो है वो कमजोर हो गया है। वेलकम टू दी हेल्थ हार। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है, फाउंडर एंड CEO ਆ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MD ਸਾਈਕੈਟਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਵੰਕੀ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਟ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਲੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਾਈਕੈਟਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਮ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯਰ फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो गाइज एंजॉय द पॉडकास्ट। सो वेलकम डॉक्टर निष्ठा टू दी हेल्थ हार। थैंक यू। और मैम आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है एंड व्हाट डू यू डू? सो आई एम डॉक्टर निष्ठा गुप्ता नेजा। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमृतसर। मेरी ग्रेजुएशन MBBS अमृतसर से ही है। देन फॉर माई MD साइकाट्री आई मूव टू महाराष्ट्र, पुणे से मैंने MD की है। ड्यूरिंग माई MD आई डिड अ फेलोशिप इन पेरीनेटल साइकाट्री फ्रॉम निमहांस बैंगलोर, एंड आफ्टर माई MD आई डिड फेलोशिप फ्रॉम बैंगलोर निमहांस itself in tobacco cessation. उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट आई डिड अ फेलोशिप इन hypnotherapy. And then I moved to US. I did another fellowship in brain stimulation. सब करने के बाद I came back to Amritsar, my hometown, and started practicing here. अरे वाह, वेरी नाइस। तो घूम फिर के अमृतसर में। Yeah. एंड अमृतसर में आपने MBBS कहाँ से करी जी? मैंने अमृतसर से की हुई है SGRD. SGRD से? जी। अरे वाह, मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन SGRD से करी है। Oh wow! Back in the day जब SGRD was under Baba Farid University. यस Right. यस यस, ओके। चलिए मैम, आज के पॉडकास्ट के टॉपिक पे ऊपर आते हैं। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। Right. तो आप सबसे पहले बताइए कि आजकल अभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, राइट? क्या कॉस्ट रहती है कि मतलब अपने लोग इग्नोर करना इस बात को और बाद में डॉक्टर के पास आना? थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के अराउंड डिस्कशन बताइए, एक फॉर्मेट सेट करिए कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ। देखो, जब हम बात करते हैं अपनी माइंड बॉडी की, तो हमारी बॉडी में कोई भी हिस्सा खराब होता है, चाहे वो दांत हो, चाहे वो पेट हो, कोई हड्डी टूटती है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं, हमें भी दिखती हैं और हमारे सामने बैठे वालों को भी दिखती हैं। सो इट बिकम्स ईजियर टू एड्रेस कि हाँ, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके हाथ में दर्द हो रहा है, इसकी हड्डी टूटी है, इसके दांत में दर्द हो रहा है, दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ को लेके आई बिलीव सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में इसलिए आती है क्योंकि ये दिखता नहीं है। कई बार हम मेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट हम अपने काम पे भी जा रहे हैं क्योंकि जाना पड़ेगा। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की भी पूरी कर रहे हैं क्योंकि वो किए बिना चलेगा नहीं, बट वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर स्ट्रगलिंग इनसाइड। हमें पता ही नहीं है हाउ टू एक्सप्रेस समथिंग दैट वी कैन नॉट सी। उस कारण से आई बिलीव मेंटल हेल्थ इतना ओपनली डिस्कस्ड नहीं है क्योंकि इतना ओपनली एक्सेप्टेड नहीं है। यस, टाइम्स आर चेंजिंग, स्पेशली आफ्टर कोविड। सबको पता है टाइम्स हैव चेंज्ड, मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस कोविड में सबको बहुत पता लगी है। बट ओवरऑल आई बिलीव एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ इज अफेक्टेड बाय आवर ब्रेन एंड बाय आवर मेंटल हेल्थ। यस। तो कहने का मतलब कि एक बंदा फिजिकली हेल्दी होता है और एक बंदा मेंटली हेल्थी होता है, राइट? तो मेंटल हेल्थ को हम ये डिफाइन करें कि मेंटली द अदर पर्सन इज हेल्दी और नॉट, राइट? राइट।
तो अगर कोई बंदा अफेक्टेड है, किसी की मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, तो उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे? मतलब कैसे किसी को पता चलेगा कि उसकी मेंटल हेल्थ इज नॉट एट अ गुड स्टेज? जब हम मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने की बात करते हैं तो इसमें ना हम ओवरऑल भी दो एक्सट्रीम्स देखते हैं। कुछ आजकल जैसे कुछ टर्म्स बहुत इजीली यूज्ड हैं, मुझे एंजाइटी है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। हर कोई जो सैड होता है वो डिप्रेस्ड नहीं होता, और हर कोई जो परेशान या स्ट्रेस्ड होता है वो एंग्शियस नहीं होता। बहुत कॉमनली आजकल ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सबसे कॉमन चीज़ें जो हैं सारी एज ग्रुप्स में, टीनेजर्स से लेके 70 ईयर्स तक की एज में, सबसे कॉमन है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज तो हमें दिखता है। कॉमन साइंस अगर मैं आपको बताऊं डिप्रेशन एंजाइटी के, 14 दिन तक आपको लो फील होना। आप सुबह उठ रहे हो, आपको उदास फील हो रहा है, कुछ करने को मन नहीं लग रहा, बॉडी में एनर्जी लो फील हो रही है। जिन चीज़ों में पहले मन लगता था, चाहे वो घर की कुकिंग है, चाहे वो काम पे जाना है, चाहे वो अपने बच्चों के साथ खेलना, हस्बैंड से बात करना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, उन चीज़ों में मन नहीं लगता अब। तो ये कुछ कॉमन साइंस हैं कि आप डिप्रेस्ड हो सकते हो। एंग्जाइटी के कुछ कॉमन साइंस हैं, घबराहट। हम सब ने फेस किया है कभी एग्जाम से पहले, किसी बड़ी इंटरव्यू से पहले। ये घबराहट सी होती है, अपनी हार्ट बीट यहाँ फील होती है, ऐसा लगता है सांस पूरी नहीं पड़ रही। तो एक एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ टेंशन बैकग्राउंड में जो चलती है, अगर ये 1 हफ्ते तक चलती जा रही है बिना किसी कारण से भी, तो हम ये कह सकते हैं दैट मे बी यू आर गेटिंग एंग्शियस। बट यस, द डायग्नोसिस शुड ऑब्वियसली बी मेड बाय एन एक्सपर्ट। हम्म, इसमें आपने दो चीजें बोली हैं, 14 डेज और 17 डेज। यस। क्या डेज स्पेसिफिक होना, मतलब इज द पॉइंट कि यार हाँ 14 दिन के लिए आपको ऐसा हो रहा है तो आपको एंजाइटी है? देखो, जब हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, उनको लगता है कि साइकेट्रिस्ट हमें बस बात करके कुछ नतीजा निकाल लेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या नहीं। बट जैसे हर डॉक्टर की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, हमें टाइफॉइड होता है तो हम विडाल टेस्ट करा लेते हैं, हमें अगर डेंगू होता है तो हम डेंगू का टेस्ट कराते हैं, डेंगू फीवर टेस्ट होता है। उसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ में हम साइकेट्रिस्ट भी कुछ सिम्टम चेकलिस्ट देखते हैं। तो ज़्यादातर अगर 14 डेज तक सैडनेस है तो हम उसे डिप्रेशन लेबल करते हैं, अनलेस सिम्टम्स इतने सवियर हैं, जैसे अगर किसी को सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं सैडनेस से, तो ये तो अब ऑब्वियसली जनरल पॉपुलेशन को भी पता है, हम 14 दिन तक वेट नहीं करेंगे इतनी सैडनेस है अगर। बट इन जनरल हाँ, अगर वो सैडनेस 14 दिन तक जा नहीं रही है तो हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में है कि हमें उतना टाइम वेट करना है टू लेबल इट एज डिप्रेशन। ओके, ओके। और ये जो मतलब एक टर्म चलती है कि ओवर थिंकिंग, भी साढ़े पंजाबी से भी आजकल कहने लग गया तू ओवर थिंक बहुत करदा, ओवर थिंक बहुत करदा है। राइट। तो इट इनिशियल साइन ऑफ एंजाइटी और समथिंग लाइक दैट? सो ओवर थिंकिंग दो तरीके की हो सकती है। अगर हम एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम एक रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं और हम 10 बारी एक नए शहर में एक ही रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब तो एक ही है, हम वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। सिमिलरली अगर हम एक ही थॉट को बार बार क्रॉस कर रहे हैं, हमारी एक ही इमोशन के कारण, जैसे किसी के घर में अपनी मदर से भी झगड़ा हो रहा है, अपनी बीवी से भी झगड़ा हो रहा है, अपने कुक से भी झगड़ा हो रहा है, पर हो सिमिलर टॉपिक्स को लेके रहा है कि छोटी बात पे आप खींचते हो, तो ऐसी एक इमोशन है जिसके अराउंड हम बार बार घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये रियल लाइफ में एड्रेस कर सकते हैं कि रेड लाइट क्रॉस करना मतलब एक ही जगह बार बार घूमना, तो दूसरी जगह हम अपने माइंड में भी एड्रेस कर सकते हैं कि एक ही इमोशन या एक ही थॉट के अराउंड बार बार घूमना, ये ओवर थिंकिंग है। अब ये ओवर थिंकिंग हमें दो तरीके के कारण मिल सकती है। कुछ लोगों की कुछ हद तक आदत होती है, पर अपने आप को कोई परेशान तो खुद से करना नहीं चाहता। ठीक है, नोबडी इज हैप्पी बीइंग यस। एंग्शियस। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कौन होना चाहता है? कोई एब्सोल्युटली। तो दूसरा ये होता है कि जब ये ओवरथिंकिंग मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, मैं कर देती हूँ चीज़ें, बट आउट ऑफ माई पर्सनैलिटी मैं उसी चीज़ के अराउंड गोल 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 घूमती जा रही हूँ। येस, दिस कुड बी अ साइन दैट आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंग्शियस। सो जैसे वो आपने पूछा, बिल्कुल दिस कुड बी अ साइन इफ इट इज़ आउट ऑफ माई पर्सनैलिटी, कि मैं ऐसी हूँ नहीं, बट अब कुछ टाइम हो गया है मेरे दिमाग में वही चीज़ गोल 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 घूम रही है और मुझे परेशान कर रही है ये बात। छोड़ नहीं पा रहा मैं उस बात को। एब्सोल्युटली। पर ये क्यों होता है? आजकल तो बहुत बढ़ गया है, मतलब आप किसी एज ग्रुप को उठा लो, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं कि मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है जी, ठीक है, मैं ओवर थिंक बहुत करता हूँ।
कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि लोग ये वर्ड ऐसे यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स? कुछ हद तक ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है कि ये वर्ड्स आजकल थोड़े कूल है ना, हाँ, कूल वर्ड्स यार। या नई जनरेशन है, एक्सपोज्ड है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फॉल्स बहुत ज़्यादा है। इन्फॉर्मेशन है, यस। सो इसी तरीके मतलब आई अप्रिशिएट योर पॉडकास्ट हाँ, बिकॉज इस पॉडकास्ट पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थ्रू रिलायबल सोर्स मिल रही है। यस, ठीक है, सो आपको ये तो पता है कि जो सोर्स बोल रहा है वो ऑथेंटिक तो है, ऑथेंटिक है, यस। ऐसे ही नहीं कि कोई इंस्टाग्राम की रील बोल रही है तो मानना पड़ेगा। एंड कमिंग बैक टू ये ओवर थिंकिंग वाली बात, एब्सोल्युटली ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। यस, इसकी एग्जिस्टेंस भी बढ़ गई है क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पहले उन्हीं 24 घंटे में लाइफ थोड़ी सिंपलर थी। अब आपकी एस्पिरेशंस, एम्स, ड्रीम्स बढ़ गई हैं, गलत नहीं है। अडेप्टेबिलिटी उस हिसाब से नहीं हो रही। जिस हिसाब से लाइफ का ग्रोथ कर्व चल रहा है, मेंटल ग्रोथ कर्व उस हिसाब से नहीं चल रहा है। यस, दूसरी चीज़, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने भी सुना होगा इस चीज़ पे डाला जाता है कि आपको थॉटलेस बैठना है। ठीक है, कि यू शुड बी थॉटलेस, आपका माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मैं हर एक को यही बात बोलती हूँ कि बिलियंस ऑफ ईयर्स, होमोसेपियंस हम ह्यूमन बींग्स हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगा के हमने अपने दिमाग को कल्टीवेट करके यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम इतने फुल पोटेंशियल में ग्रो कर अब रहे हैं। थॉट ले सकते हैं। एंड यू आर टेलिंग नाउ कि भाई थॉट अब थॉटलेस हो जाओ। मतलब जानवर बन जाए। सो जो चीज़ हमें डिफरेंशिएट कर रही है, आप वही छोड़ दो, आप थॉटलेस हो जाओ। तो यहाँ पे थॉटलेस होने से ज़्यादा ज़रूरी है माइंडफुल होना। माइंडफुल होना मतलब कि उसी चीज़ को बाहर से ऑब्जर्व करना। इजीली समझाती हूँ जी। कि अगर मैंने आपसे कोई सलाह लेनी है या आपने मुझसे कोई सलाह लेनी है, तो एक थर्ड पर्सन की लाइफ में हम बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं। यस। ठीक है ना, हम प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर देते हैं और सही सलाह दे देते हैं। जब वही प्रॉब्लम अपनी लाइफ में आती है तो हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसा बहुत बार होता है। प्रेशर नहीं होता ना। एग्जैक्टली, प्रेशर नहीं होता और हम वो सिचुएशन बाहर से देख रहे होते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ी डिस्टेंस से देख लें तो वो डिस्टेंस हमें पर्सपेक्टिव देगा। जब हम एरोप्लेन से लैंड कर रहे होते हैं रात को, तो जब नीचे अगर ट्रैफिक जाम लगा हो तो वो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग लाइट्स बड़ी सुंदर लगती हैं। अगर मरीन ड्राइव के ऊपर से निकले तो वो ट्रैफिक जैम ऐसा लगता है कि नेकलेस है। अगर उसी ट्रैफिक जैम में आप खुद फंसे हो तब तो वो नेकलेस नहीं लगता है, तब वो बहुत बड़ी 3 घंटे की प्रॉब्लम लगती है। वाह, कितनी अच्छी लाइट लग रही है और नीचे ट्रैफिक में बैठा बंदा यार 2 घंटे से लगे हैं। उस ट्रैफिक ट्रैफिक में हो ऊपर। सकता है कोई एम्बुलेंस भी खड़ी है। एब्सोल्युटली, तो Yes. वहां पे मैं हमें डिस्टेंस पर्सपेक्टिव दे रहा है। यस। तो अगर हम थॉटलेस होने की बजाय अपनी एवोल्यूशन को ह्यूमंस की यूज करके माइंडफुल हुए, अपनी लाइफ को थोड़े डिस्टेंस से देखें, तो हमारी ये स्ट्रगल कि आप थॉटलेस हो जाओ, ये और ओवर थिंकिंग की स्ट्रगल काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। राइट। जी। मैम, एक वर्ड अपनी मेडिकल साइंस में होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। तो ये अभी हमने जो बात करी है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, इसको भी हम स्टेजेस में ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन के लिए बात करते हैं, राइट? राइट। तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई भी पर्सन या मैं खुद इंडिविजुअली कि ओवर थिंकिंग का, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार ना हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए प्रिवेंटिव स्टेज पे? देखो, प्रिवेंटिव स्टेज हम कहेंगे लाइफ की हर स्टेज। अगर मैं बिल्कुल कंप्लीटली मेंटली हेल्दी हूँ तो मैं प्रिवेंटिव स्टेज पे हूँ। अगर मुझे अभी डायबिटीज़ नहीं है या मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं प्रिवेंटिव स्टेज पे हूँ। जी। उसी तरीके ये मेरे कहने का इम्पोर्टेंस ये है कि हमें लाइफ में कुछ चीज़ें रेगुलरली करते रहना चाहिए। अब ये तो एक्चुअली में इंस्टाग्राम रील्स पे भी अवेलेबल है और सही अवेलेबल है। कुछ चीजें ठीक भी है। हाँ, कुछ चीज़ें ठीक भी हैं कि जैसे मेडिटेशन, Yeah. मेडिटेशन कैन बी एनीथिंग। आप पूजा पाठ कर सकते हो, आप सिर्फ इनहेल एक्सहेल इफ यू वांट टू फोकस ऑन ब्रीदिंग दैट। फोकस करो। एब्सोल्युटली, Yes. तो आपका पर्पस जिस भी टाइप की मेडिटेशन सॉल्व करती है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, you should do that, and you should take out 10-15 minutes every day, at least 4 or 5 times a week for your mind। ठीक है, जो हमारी सारी लाइफ ड्राइव कर रहा है उसको 5-10 मिनट की रेस्ट और शांति देना ज़रूरी है। एंड अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करना, मैं क्या चाहती हूँ इतनी नॉइज़ में, ठीक है ना, वो ज़रूरी है। वो जानने का एक ही तरीका है, आप अपने साथ अकेले 10 मिनट बैठो, जैसे मर्जी।
सेकंड थिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इज़ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। Yes. अब इसमें हमें बहुत लोग कहते हैं कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, बट टाइम तो निकालना पड़ता है एंड यू हैव टू। ज़्यादा फिजिकल लेबर वाला काम एक्सरसाइज नहीं है, घर का काम पूरा दिन करना एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, ये मिथ है लोगों के बारे में कि मैं तो काम करती हूँ सारा दिन घर का। बिल्कुल, अगर हम पाठ पूजा करने मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, सोने बेडरूम जाते हैं, नहाने बाथरूम जाते हैं, तो एक्सरसाइज करने हमें जिम या योगा सेंटर या या अपने डेडिकेटेड टाइम और स्पेस और कुछ वो देना चाहिए, ठीक है ना, देना चाहिए, उसके लिए भी तो टाइम निकाल रहे हैं। सो ये 2-3 चीज़ें मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन के लिए, जैसे गाइडेड मेडिटेशन, एक्सरसाइज, देन एक बहुत अच्छी चीज़ है जर्नल राइटिंग, जो हम चाहते हैं कि बच्चे ही शुरू कर दें। आप अपनी इमोशंस के बहुत इन टच हो जाते हो। ज़्यादातर हमें मेंटली कोई चीज़ अफेक्ट करती है अगर इमोशंस हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं और हम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब आप वो लिख देते हो, तो वो जैसा पेड़ होता है ना, प्रॉब्लम सिर्फ एक ट्रंक होती है, बट जब हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं ना, तो जितने पेड़ पे पत्ते होते हैं हमें प्रॉब्लम्स उतनी दिखती हैं। जब हम लिख देते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम तो एक ही थी और उसका सोल्यूशन हम खुद ही फाइंड कर लेते हैं। यस, व्हेन यू राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स यूजुअली लिखते लिखते सॉल्व हो जाती। एब्सोल्युटली, फोकस्ड अटेंशन हो गई ना। तो ये 2-3 चीज़ें। इसके अलावा हर एज ग्रुप के लिए अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सोशल सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि मेरे 15-20 दोस्त हों। सोशल सपोर्ट सिस्टम एक हेल्दी एंड सपोर्ट प्रोवाइडिंग फैमिली मेंबर भी हो सकता है, एक अच्छा मेंटर भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी काम की जगह पे आपका कोई कॉलीग है, जिसको आप इमोशनली ओपन अप होके शेयर कर पा रहे हो। एक दोस्त है जिससे आप सब बात कर पा रहे हो, जो गुड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। सो एक ह्यूमन बीइंग, हम सोशल एनिमल हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ वेंट आउट कर सकते हैं, तो गुड सोशल सपोर्ट सिस्टम अगर हम अपने अराउंड अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक पूरी लाइफ हेल्दी अच्छी रहेगी। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है? इट इज़ लाइक अ क्रैक इन द वॉल। यू कैन नॉट इग्नोर। एब्सोल्युटली, पेंटिंग टांग तो दोगे उस क्रैक के ऊपर, बट कभी तो क्रैक पेंटिंग से बड़ा होगा ना, तो वो पेंट तो कराना पड़ेगा पेंटिंग निकाल के। उसी तरीके उसको इग्नोर नहीं करो, एड्रेस इट। इसी इसी कन्वर्सेशन से ना एक पॉइंट निकल के आ रहा है। आपने बोला कि स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, लेकिन ये बहुत कॉमन है कि लोग बोलते हैं कि मैं अकेले नहीं बैठ सकता। लेकिन जब लोग अकेले बैठते हैं, वैसे बाय द वे लेट मी टेल यू, आई लव सिटिंग माई विद माई सेल्फ। अगर मैं 1-2 घंटे अकेले बैठा हूँ तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम इन अ डे फॉर मी। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि मैं अकेले नहीं बैठ सकता या बैठ सकती। मतलब वाई पीपल, उनको डर लगता है कि यार पीपल डोंट वांट टू एड्रेस देमसेल्व्स इनफैक्ट। हम एक ना बहुत नॉइज़ी वर्ल्ड में रहते हैं, तो अगर हम ह्यूमंस से सराउंडेड हैं, कभी सबके साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि अगर आप किसी कमरे में घुसते हो, 10-15 लोग बहुत परेशान हैं, आप बिना एक बात करे वो एनर्जी सेंस कर लेते हो हाँ। कि इनकी तो लड़ाई हुई लगती है, ठीक है? अगर आप किसी रूम में एंटर करते हो, सब लोग बहुत खुश हैं, आप इमीडिएटली जज कर लेते हो, यार अच्छी, यहाँ तो कोई अच्छी बात हुई लगती है। तो ये सब एनर्जी है ना। तो जब हम अकेले अपने साथ बैठते हैं, तो हमारे पास इन्वेड करने के लिए कोई तीसरी एनर्जी नहीं है, ठीक है ना? मेरे पास आपकी एनर्जी नहीं है, या यहाँ पे मौजूद लोगों की एनर्जी नहीं है। आई हैव टू सिट विद माई सेल्फ एंड एड्रेस वॉट इज विद इन, यस। विच इज कैरी इन टूडेज डेट। हमारे लिए सबसे बड़ा डर ही खुद को जानना पहचानना हो गया है, क्योंकि सारी कॉन्वर्सेशन तो आउटर है, आउटवर्डली है। तो सराउंडेड बाय पीपल, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। सराउंडेड बाय पीपल बट हॉलो ऑन द इनसाइड। तो अगर मैं अपने आप में ही अपने आप को दूसरों से ही भरती रहूंगी, तो मैं खुद से तो खाली हो जाऊंगी। वो हॉलोनेस बहुत खाती है लोगों को। दैट इज वाई लोनलीनेस हर एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। एंड आई थिंक ये तो इनिशियल रीजंस हो गए ना। अगर मतलब जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, तो जब वो अभी तो 5 इयर्स की है बड़ी बेटी, तो मैं कल को उनको बोलूँ हैबिट ही डालूँ यार 10-15 मिनट मेडिटेशन भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है? क्योंकि बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं
और आपको जनरल राइटिंग भी करनी है। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है, मेरे से पापा से बात करनी है, राइट डाउन ऑन द पेज फर्स्ट, ठीक है, फिर मेरे पास आना। एंड उसके बाद अगर ऐसी अपने चलो इट्स मी टाइम नाउ, सिट विद योरसेल्फ नाउ। आई थिंक ये सारी चीजें अगर कोई बंदा फैमिली में कर रहा है तो वो प्रिवेंट कर रहा है कि मैं कल को मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर से मैं या मेरी फैमिली जूझे, है ना? एब्सोल्युटली। और आपने बड़ी ब्यूटीफुली कहा कि जैसे आपकी 2 डॉटर्स हैं, अगर हम वो खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? देखो मेरा भी बच्चा है, हम यही बोलते हैं बच्चों को लेके, मंकी सीज़ मंकी डज़। हाँ, दे डू एब्सोल्युटली, वो मैं रेप्लिकेट करते हैं। तो अगर हम करेंगे, उनको पता है हम अपने आप को मी टाइम दे रहे हैं, तो जैसे आपने बोला कि आप राइट करो, वो भी लिखेंगे। एंड अभी तो वो सिर्फ आपकी गाइडेंस पे लिख रहे हैं, कल को जब वो बड़े होंगे, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो दे विल एड्रेस इट देमसेल्व्स एंड दे विल रिमेंबर दैट नाउ आई नीड टू सिट विद माई सेल्फ एंड इट इज प्रिवेंटेड। इट इज प्रिवेंटिव। इजीली इट इज प्रिवेंटेड। जैसे डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल, अगर शुगर इनटेक कंट्रोल कर रहे हो, कैलोरीज बर्न कर रहे हो, सेम वे। एग्जैक्टली। और अच्छा मैम, इसके आगे हम बढ़ते हैं कि मान लो ये तो थे प्रिवेंटिव स्टेप्स, अब वो बंदा जूझ रहा है, मतलब एक्चुअली ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग, और ये सारी वीडियो देख के भी उसको कोई सोल्यूशन मिला नहीं, मतलब उसने कोशिश करी ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए, लेकिन तो किस स्टेज पे वो उसको आपके पास आना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए, एंड फिर क्या सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो? देखो ये ना बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अब मुझे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। और मैं ना इसका बड़ा सिंपल सा आंसर देती हूँ। अगर आपके माइंड में आ ही गया ना, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे ज़रूरत है, इसका मतलब ज़रूरत है। यस। तो आपके ये क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाता है दैट इफ इट इज़ क्रॉसिंग योर माइंड, डू आई नीड हेल्प? यस, यू माइट नीड हेल्प। ठीक है? इवन इफ इट इज़ जस्ट टू लेट यू नो और काम यू डाउन, ठीक है? देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग एंड फाइंडिंग आउट। डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटीज़ टेस्ट कराते हैं, ज़रूरी नहीं है निकलती है। थायराइड टेस्ट कराते हैं, ज़रूरी नहीं है निकलता है। वैसे ही अगर आप साइकाइट्रिस्ट के केबिन में पहुंच जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक डायग्नोसिस के बाद ही बाहर जाओगे। हो सकता है वो ये भी कह दे कि नहीं, यू डोंट नीड एनी हेल्प, राइट? बट एटलीस्ट यू आर एश्योर्ड दैट आई एम हेल्दी। सो इस सब के बाद भी, कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, इस सब के बाद भी किसी को सोल्यूशन नहीं मिला, तो कुछ ऐसे एंजाइटी और डिप्रेशंस होते हैं जो प्योरली हार्मोनल होते हैं। अब बाय हार्मोन्स आई डोंट मीन जैसे हमें पता है कि फीमेल्स के फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही। हमारा ब्रेन भी कुछ हार्मोन्स के सिर पे चलता है, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन। आजकल डोपामीन डिटॉक्स नाम की एक बुक भी है जो एयरपोर्ट्स पे टॉप 10 मोस्ट रेड में होती है। सो अगेन दिस इज वेरी, पीपल आर लिटिल मोर अवेयर इन टुडेज डेट कि हमें वो किक मिलती है तो हमें अच्छा फील होता है। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं, इनके इम्बैलेंस से भी डिप्रेशन और एंजाइटी या साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनका हल कई बार सिर्फ मेडिकेशन होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने से लड़ते रहो, कोशिश करते रहो और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा, प्रिवेंशन वाले स्टेप्स करके भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो ट्रीटेबल है, कंप्लीटली ट्रीटेबल एंड रिवर्सिबल है। तो इसका मतलब कि देयर आर अंडरलाइंग हार्मोनल चेंजेस आल्सो, मतलब कह लो कि मेडिकल प्रॉब्लम है जो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन दवाइयां, मेडिसिन के साथ वो ठीक हो सकती है। एब्सोल्युटली, एंड एब्सोल्युटली, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हार्डली सम पेशेंट पेड अ कंसल्टेशन फी टू द डॉक्टर, एंड डॉक्टर ने मोहर तो लगा दी ना एग्जैक्टली। ठीक है कि ना? भाई तेरे को कुछ नहीं है, या यू टेक दिस मेडिसिन फॉर 15 डेज। एब्सोल्युटली। व्हाट इज अबव योर हेल्थ? और मैम वैसे बताऊं, जैसे ड्यूरिंग द लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसका शायद एक मेजर रीजन ये भी है कि लोगों की लाइफ में मेंटर नहीं है, मतलब जिसके साथ वो खुल के बात कर सके। आजकल हमने, मतलब मैंने ये देखा कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुल के बात नहीं करते, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मम्मा को टेंशन हो जाएगी, पापा को टेंशन हो जाएगी, ठीक है। राइट। अच्छा, एक बच्चा अपने माँ प्यो से बात नहीं कर रहा, वो अपने स्पाउस नाल भी गल नहीं कर रहा, ठीक है, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। एब्सोल्युटली। ਐਂਡ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟੋਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਓਪਨ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਖੁਦ ਸੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਨ दैट केस आई थिंक साइकेट्रिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन द person can seek help from. Absolutely. And you will not believe, I have so many people who come to me
एंड जैसे आपने बताया देयर आर सिचुएशंस कि कई बार यू जनरली कैन नॉट टॉक, ठीक है ना। हम्म, कई बारी इफ सपोज समबडी इन द फैमिली इज नॉट वेल, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਡਰੇਨਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੂ ਜਸਟ ਕਮ ਐਂਡ ਦੇਵ ਜਸਟ ਟੇਕਨ ਮੀ ਅਪ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਰ हाँ बिल्कुल। टू आस्क what should be done, ठीक है ना। एंड देर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। मैं तो कहती हूँ आज की डेट में 18 ईयर्स एंड अबव हर एक को साल में एक बार ही तो थेरेपी सेशन ले ही लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो घर में लड़ाइयाँ तो कम हो जाएंगी। एक दूसरे पे कम निकालोगे, घर में लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। वैसे आपकी लड़ाइयाँ कम ही होती होंगी घर पे, अब ये तो घर वाले ही जाने। या आपके हस्बैंड डरते होंगे भाई आराम से लड़ना, वो एमडी साइकेट्रिक है। आइदर ऑफ द टू, है ना। आइदर ऑफ द टू। यस यस। यस। और मैम दिस ब्रिंग्स मी टू द अनदर क्वेश्चन कि जैसे रिलेशनशिप्स भी आजकल थोड़ा क्रम्बल कर रहे हैं, राइट। हम वी आर हाइपर कनेक्टेड, राइट, कि एवरीवन इज वन कॉल अवे, वन सेकंड अवे समझ लो, लेकिन स्टिल देयर इज हॉलोनेस। व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग? सो जैसे आपने बोला हम हाइपर कनेक्टेड हैं, तो अगर हम अपनी पेरेंट्स की जनरेशन में चले जाएं, तो मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज है। जैसे अगर हम बहुत छोटा सा रिलेशनशिप ले लें अपने स्पाउस के साथ, मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की लव मैरिज है। सिंपलर टाइम्स वो हमें बताते हैं, हम 1 महीने में एक बारी कभी मिल लेते थे, लेटर एक्सचेंज करते थे। आई नो माई हस्बैंड सिंस द टाइम्स जब हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह होता ही नहीं था, ये फ्री कॉन्वर्सेशंस इमीडिएट अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। वी यूज टू राइट ईच अदर लेटर्स बिकॉज वी नो ईच अदर सिंस पास्ट 15 ईयर्स। फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप आ गया, उससे पहले और बाकी फ्री पोर्टल्स आ गए। अब हर एक को हर मोमेंट की हर इंफॉर्मेशन होती है, एंड इतना इंफॉर्मेशन जब हम ओवरलोड कर देते हैं अपने ब्रेन में, तो वो इतनी नॉइज क्रिएट कर देता है। नाउ इमेजिन सिटिंग इन अ रूम जहाँ पे 24 घंटे कोई बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। आप 4-5 घंटे के बाद बोलोगे भाई चुप कर बात जाओ, कर यार, चुप कर जाओ। बट हम अपने ब्रेन के अंदर कॉन्स्टेंटली कुछ डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, तो ब्रेन भी तो इरिटेट होगा। अब जब वो इरिटेट होगा, तो आपके सामने जो इजीएस्ट टारगेट होगा, ज्यादातर सैडली वो स्पाउस ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको यहाँ वो समझते हैं, आप पेरेंट्स समझते हैं, तो वो उनके ऊपर निकल जाता है। और उस कारण से गलती किसी की निकल कहीं पे रहा है। एंड जो हम मजाक में छोटे होते स्कूल में टीचर्स को बोलते थे जब वो गुस्सा करती थी, आज लगता है घर से लड़के आए हैं, वो एडल्ट्स होके हम खुद ही बन गए हैं। सब बोलते थे बच्चे। सर ये पता था मैडम, ऐसे बॉयज कॉलेज स्कूल से पढ़े ना, वो आज मैडम लड़ी हुई हो, साइड पे ही रहे हो तक। दैट्स व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल, बिकॉज सारे यही सोचते थे। तो अब हम वो खुद बनते जा रहे हैं, बट अब वो मैडम हम हैं, और वो क्लास की जगह सामने हमारे स्पाउस हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या कुछ हैं। तो अगेन दिस मेंटल नॉइज इज कॉजिंग दीज रिलेशनशिप्स टू क्रम्बल एंड कॉजिंग ओवर एक्सपेक्टेशन। अब इंस्टाग्राम पे सुबह रील खोलो, माय हस्बैंड डज दिस, डज दैट, डज दिस। आपका चाहे चाय बना के ला भी रहा हो, वो चाय भी नहीं अप्रिशिएट होगी कि अगले ने तो ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। हाँ, So वो little things of gratitude are lacking. अगले अगले ने बुर्ज खलीफा में एक बार चाय पिलाई, आपका वाला 365 दिन पिला रहा है। बट वो नहीं है, बुर्ज खलीफे में तो नहीं ना भी मैंने चाहे। तो इसका मतलब है कि ओवर इनपुट ऑफ डाटा, राइट, दिस इट इज कि हम कनेक्टेड तो हैं लेकिन हम हॉलो होते जा रहे हैं। Absolutely. एंड ये सेम चीज जो है वो कपल्स में भी, मैरिज रिलेशन में भी हो रही है। Absolutely. इसका एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन ये भी है कि सिलेक्टिव डिलीशन। मैं नहीं कहती कि आप सब इंस्टाग्राम बंद कर दो, स्नैप मैं भी खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहती आप बंद कर दो, आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो ना लो। बट जब हम कुछ बाहर का खाते हैं तो हम देख के खाते हैं ना कि हम बीमार ना पड़े। अगर हमारे को डायरिया हो रहा है मतलब हमने कुछ गलत खाया है। तो अगर हमें मेंटल डायरिया हो रहा है तो हम मतलब कुछ अंदर गलत डाल रहे हैं। वो कुछ अंदर जो गलत डाल रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेट नहीं है, हमारे आसपास लोग, हमारी किटी में नेगेटिव लोग तो नहीं है जो सिर्फ आके अपनी सास बहू के बारे में ही नुक्स निकाल रहे हैं, Yes, गॉसिप कर रहे हैं, yes. नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्या हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खुद ही तो नहीं वो नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करते जा रहे? जो भी कर रहे हैं जा तो हमारे माइंड में ही रहा है। तो सिलेक्टिव डिलीशन ऑफ नेगेटिव कंटेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो जो हम खा रहे हैं उससे हमें मेंटल डायरिया ना होए, हमें उस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए।
और मैम बट मतलब ये जो आपने बात बोली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि सिलेक्टिव डिलीशन। मतलब मैंने लोगों को ये बोलते सुना है कि यार वो ही बोल रहा था, मैं तो बस सामने बैठा ही था, हम्म वो बस बोलता रहता है, ठीक है, नेगेटिव बोलता रहता है। एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट कि किसी की नेगेटिविटी का असर इस बंदे को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एंड एब्सोल्युटली आई थिंक सिलेक्टिव डिलीशन इज द बेस्ट थिंग वन पर्सन कैन डू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट राइट। और मैम ये एक टर्म चल रही है आजकल, मैरिज काउंसलिंग, व्हाट इज दैट? तो मैरिज काउंसलिंग भी अगेन इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म दीज डेज। मैरिज काउंसलिंग हम तो कहते हैं कि मैरिज से पहले ही हो जानी चाहिए, ठीक है ना, ताकि बाद की मैरिज काउंसलिंग बचे। जो लोग हम कहते हैं लोग कुंडली टेवे में लाते हैं, विद नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, ठीक है ना, तो उससे पहले हम बोलते हैं हमको पर्सनालिटी असेसमेंट में लानी चाहिए कि आप दोनों की अरेंज मैरिज में बनेगी भी कि नहीं, अच्छा। आपके ग्रोथ कर्व्स अलाइंड हैं भी कि नहीं। मैं यहाँ सोच रही हूँ, वो वहाँ सोच रहा है, तो बाद में तो लड़ाई होगी। सो इफ बोथ ऑफ अस आर थिंकिंग इन अ पैरेलल वे इट विल बी ईजियर। तो आइडियली तो हम कहते हैं मैरिज से पहले होनी चाहिए, पर अभी इतनी भी लैक ऑफ स्टिग्मा नहीं हुआ कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बोले चलो साइकाइट्रिस्ट के पास हमें शादी करनी है। तो अब ये प्रॉब्लम आती है मैरिज के बाद, जब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हुई है, इश्यूज आते हैं, आप एक नई फैमिली में अडेप्ट करते हो, नई फैमिली अपनी बिल्ड कर रहे होते हो, इश्यूज आना नॉर्मल है। कई बार बिकॉज ऑफ बिजी टाइम, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव इनपुट, लैक ऑफ सिलेक्टिव डिलीशन जैसे हमने पहले बात की, हम अडेप्ट नहीं कर पाते और रिलेशनशिप स्ट्रेन होता जाता है। हम्म तो हम ये बोलते हैं दैट इनिशियल फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, या फिर जब मैरिज हैज बिकम अ लिटिल ओल्डर एंड इट हैज बिकम अ लिटिल हैबिचुअल, ठीक है, जैसे 10 साल हो गए शादी को या रिलेशनशिप को, अब आप एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा ग्रांटेड ले रहे हो, हम्म ठीक है ना, कि इसने तो सुन ही लेना है क्योंकि इसने तो रहना ही है। तो उस टाइम पे और इनिशियल टाइम पे काउंसलिंग टू अनटैंगल द रिलेशनशिप, जो भी उसमें बल पड़े हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, उनको सुलझाना, एक दूसरे को दोबारा से समझना और एक दूसरे की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम इसमें मैरिज काउंसलिंग में फोकस करते हैं जिन चीज़ों पे। हम्म। और इससे मान लो इसमें करते क्या हो, बेसिकली कपल आया आपके पास, राइट आई थिंक ये वाली, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, आई एब्सोल्युटली थिंक दिस एग्जिस्ट फ्रॉम सेंचुरीज राइट इधर कि हस्बैंड वाइफ का तो चलता ही है, राइट और चलता है एटीट्यूड वाला। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि पीपल आर मिसिंग द ब्यूटीफुल थिंग्स इन देयर लाइफ। एब्सोल्युटली। इसमें क्या करते हो मैरिज काउंसलिंग में? एक कपल आपके पास आया, देन सबसे पहले तो हम असेस करते हैं कि इस ये मतलब वो मैरिज ये को, बोलेगा कि मेरे को मैरिज काउंसलिंग चाहिए ये तो। कुछ लोग कहते भी हैं दैट हमें मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ लोग कहते हैं इसे ज़रूरत है, मतलब दोनों ऐसे करके कहते हैं इसे ज़रूरत है, इसे ज़रूरत है। तो कई बारी तो हम भी असेस करते हैं कि आपको ज़रूरत है भी कि नहीं, नहीं भी है, हाँ। क्योंकि जहाँ 4-5 बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ तो आएगी। अब अगर आप ये कहो कि हस्बैंड वाइफ कभी आपस में बहस ही नहीं करें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। आप अपनी मदर से भी करते हो, हम्म पेरेंट्स से भी करते हो, सिबलिंग से भी करते हो, तो मतलब जिन बच्चों से भी करते हो, हम्म दुनिया में जिससे प्यार करते हो उससे थोड़ी बहुत नोक-झोंक नॉर्मल है। नॉर्मल है। सबसे पहले हम मैरिज काउंसलिंग में असेस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को क्या किसी थेरेपी की ज़रूरत है भी कि नहीं। हम्म उसके बाद हमारी मैरिज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज होती हैं। एक होती है इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसमें आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत कॉमन है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चा ही रहते हैं। तो इंटरपर्सनल थेरेपी होती है जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का आपस में रिलेशनशिप खराब है। सो उस चीज़ को यू नो अंडरस्टैंड करके, एक्सेप्ट करके, मॉडिफिकेशन इन मेंटल वेज, ठीक है, ओके। एंड मॉडिफिकेशन इन अ फ्यू हैबिट्स, ये हम करवाते हैं हम्म उनसे, एंड देन ऑल ऑफ दिस इज सॉल्व्ड। गाइडेड नंबर ऑफ सेशंस होते हैं, सो दिस इज इंटरपर्सनल थेरेपी। नाउ इंट्रापर्सनल थेरेपी इज अनदर थेरेपी जिसमें हम फुल फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। कई बारी आपस में कपल ठीक है, फैमिलीज के कारण आपस में दोनों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम्म अब अगर आप वो कहो इसकी मदर को बदल दे, वो कहो उसकी मदर को बदल दे, भाई तुम दोनों बदल नहीं पाए, मैं कैसे तुम दोनों की मदर को बदल दूं, हम्म ठीक है ना। सो समहाउ वी हैव टू अडेप्ट, ठीक है, रहना भी उनके साथ है, करना भी है उनके लिए, बट एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। सो कई बार जस्ट सिंपल स्किल्स ऑफ पेशेंस डेवलप करने होते हैं, कई बार कुछ एक्चुअल कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं, कई बार वाकई ही ऐसे इश्यूज होते हैं जो सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। तो ये जो डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, इसमें मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एक थर्ड कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत कॉमन है इज़ मैरिज काउंसलिंग ड्यू टू इनफर्टिलिटी। हाँ
वो हम इनफर्टिलिटी भी तो बहुत है ना। यस। लाइफस्टाइल ऐसा है ना, आजकल एजुकेशन लेट पूरी हो रही है तो बच्चे लेट हो रहे हैं, या फिर डाइट के कारण, Right. मिक्सिंग के Yeah. कारण, मल्टीपल रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन। तो बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है ना कपल के ऊपर। सब कुछ ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा, फैमिली का प्रेशर है, कई बार फैमिली सपोर्टिव होती है, आपस में प्रेशर है। सो ये एक जो न्यू फॉर्म ऑफ काउंसलिंग है, मैरिज काउंसलिंग, जो हम देख रहे हैं पिछले 5-6 साल में इसका ट्रेंड है, इज मैरिज काउंसलिंग ड्यू टू इनफर्टिलिटी। कि उस चीज का प्रेशर आपके रिलेशनशिप पे तो नहीं आए ना, ये तो आप दोनों इकट्ठे सह ही रहे हो। यू आर गोइंग थ्रू दिस इमोशनली, फीमेल इज गोइंग थ्रू दिस फिजिकली एज वेल। तो इस चीज का बर्डन आप दोनों के रिलेशनशिप पे नहीं आए। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज का। एंड आई थिंक इन अ कपल इस बात को ऐसे सोचना चाहिए कि अगर आपके कपल में स्पाउसेस के बीच में एक प्रॉब्लम बार बार ट्रिगर हो रही है एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट, एंड आप कई बार वो प्रॉब्लम अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस करने से अवॉइड करते हो कि यार क्यों ही करना, वही मम्मी टेंशन ले लेगी, पापा टेंशन ले लेगी, तो एक साइकेट्रिस्ट की आप हेल्प सीख कर सकते हो। एंड इन दैट केस वही बात कि आप बेसिकली बताओगे उनको कि यार दीज आर द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ योर रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम क्रिएट करें, यू हैव टू डू दैट। ये तो सोल्यूशन है, समझ लो। एब्सोल्युटली इफ समवन रियली वांट्स टू वर्क फॉर ऑन देयर मैरिज, राइट। राइट। राइट, राइट। अच्छा मैम, मतलब जैसे ये इसमें भी आपने थेरेपी का थोड़ा बताया था, तो जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें भी थेरेपीज होती होंगी डिफरेंट टाइप्स की, और क्या थेरेपीज में आता है, मतलब जी। होता क्या बेसिकली, व्हाट हैपेंस इन थेरेपी? जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो एक ना बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये काउंसलिंग होती है जिसमें मैं जाऊंगी, काउंसलर को प्रॉब्लम्स बताऊंगी और वो मुझे सोल्यूशन दे के भेज देंगे। हाँ, तो जब कहते मैं हैं, हाँ, परसेप्शन तो। हाँ, तो जब मैं वापस आई तो मेरी लाइफ में मेरी थिंकिंग की प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई ना। हाँ, तो काउंसलिंग में, थेरेपी में बेसिकली होता क्या है, अगेन 4-5 डिफरेंट टाइप्स की होती है। कॉमन नेम्स हैं, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी होती है, हिप्नोथेरेपी होती है, हिप्नोसिस जैसे ओके, होती है। ओके। सो ये 2-3 टाइप्स की जैसे थेरेपीज हैं। इनमें होता क्या है, सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग हम मेंटल रिफ्लेक्सेस को अंडरस्टैंड करते हैं। हम का मतलब थेरेपिस्ट एंड पेशेंट मिलके, ठीक है। मेंटल रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ, अब जैसे अगर मेरे आगे कैंडल रखी है, मेरी आंख बंद भी है, अगर हाथ आगे आएगा तो मैं रिफ्लेक्स में हाथ को पीछे करूंगी, ये मेरी बॉडी का रिफ्लेक्स है। वैसे ही हमारी माइंड के भी रिफ्लेक्सेस बनते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को डील करने के। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ हेल्दी है, कुछ अनहेल्दी रिफ्लेक्सेस क्या है जो मेरे माइंड ने कोपिंग बना रखी है। तो जब उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उनकी हम मॉडिफिकेशन उनको समझाते हैं इन अ पैसिव वे। एक्टिवली नहीं कि आप ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर डायरेक्शन होगी ना, वो तो सलाह हो गई, हाँ, ठीक है। दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। पैसिवली ब्रेन ऐसे रिस्ट्रक्चर होता है, टीचिंग्स, एक्सरसाइजेस, बहुत होमवर्क्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। सो इट्स अ वेरी, जैसे अगर बिल्डिंग बनाने से पहले डिस्ट्रक्शन होती है, सो वैसे ही थेरेपी ऐसा नहीं है कि आप अंदर जाते हो और बाहर आ रहे हो आपको सब कुछ फ्लारी फ्लारी दिख रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यस। सो वो होता है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस कंप्लीटली। सो वो आप एड्रेस करते हो, उनको चेंज करते हो, एंड देन यू कम आउट विद न्यूअर रिफ्लेक्सेस, हेल्दियर रिफ्लेक्सेस टू डील विद द सेम ओल्ड सिचुएशंस। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन थेरेपी। तो ये 2-3 मंथ्स का ऐसा चलता है, मतलब सेशंस यूजुअली? हर एक की हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हाँ। ठीक है ना। 3 लोग सेम वेट के, तीनों ने वेट लूज करना है, तीनों का प्लान डिफरेंट। यस। सिमिलरली 3 लोग सेम प्रॉब्लम, थेरेपी, कुछ लोग 1 महीने में, हम एवरेज बोलते हैं 10 सिटिंग्स एवरेज, एवरेज, यस। ठीक है। कुछ लोग 3 सिटिंग्स, कुछ लोग 13 सिटिंग्स। डिपेंड्स ऑन हाउ रिसेप्टिव यू आर, हाउ वेल यू आर डूइंग योर होमवर्क, ये। ठीक है ना। सो बोथ थिंग्स। अच्छा मैम, जैसे आजकल कपल्स हैं, मतलब एम्बिशियस कपल्स, दे आर गेटिंग मैरिड, राइट, एंड मैरिज में पहले 1-2 साल काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली। लेकिन देर इज़ अ थिंग कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब अब वो कंसीव किया मदर ने, अब उसके बाद वो सडन डिप्रेशन बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया है। एंड ये भी बहुत देखा गया कि यार सब कुछ बच्चे से पहले तो सब कुछ ठीक था, हम्म। जब से ये बच्चा हुआ है तो हमारा रिलेशन जो है वो कमज़ोर हो गया, या वो प्यार नहीं रहा, ऐसा क्यों है?
सो ये दो अलग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। जहाँ तक बात करें हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट चीज़ है। आज से नहीं, जब से प्रेगनेंसी या बच्चे पैदा होने शुरू हुए हैं। इसका रीज़न एक ही है। हमने बड़े पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तेरे चेहरे पे नूर आ गया है, हाँ ठीक है, उन्हें खुश रखना ज़रूरी है। एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ अ वुमन व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है फीमेल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही डिलीवरी हुई, मोमेंट बच्चा डिलीवर हुआ, वो दोनों हार्मोन्स क्रैश डाउन करते हैं। अब नॉर्मल नहीं है, हर एक का करता है, ठीक है। वो क्रैश डाउन करके जीरो पे आ जाते हैं। अब ये जो दो हार्मोन्स हैं, ये हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स थे सेरोटोनिन और डोपामीन, उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की कोपिंग ऐसी होती है बॉडी के अंदर की, ठीक है ना, ऐसी होती है कि ये वाले हार्मोन्स और वो हार्मोन्स आपस में बात करके खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होता, पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, थोड़े थॉट्स होते हैं और वो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये जो सडन डिप ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आता है, वो एक्सट्रीम सैडनेस ले आता है विच इज कंप्लीटली हार्मोनल, ठीक है। अब मैं और किसी की क्या ही बात करूं। आई माई सेल्फ व्हेन आई हैड अ बेबी, इमीडिएटली बिफोर डिलीवरी मैंने अपने हस्बैंड को एक लिस्ट दी थी दैट दीज आर द सिम्टम्स। दैट पेपर इज स्टिल देयर इन आवर वार्डरोब, ही इज सेव्ड इट। आई गेव हिम अ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स कि ये सिम्टम्स होंगे तो मतलब मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, ये होंगे तो पोस्टपार्टम साइकोसिस है। आई एम एट रिस्क क्योंकि मेरा जेनेटिकली मेरे मदर को पोस्टपार्टम ब्लूज हुए थे दोनों बारी। तो उस टाइम तो हम दोनों इस बात को बात करके हंस दिए। एंड उसके बाद मैंने आगे सोल्यूशन भी लिखा था कि ये होगा तो आपने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं, ये स्कोरिंग आएगी, इसके हिसाब से मुझे ये मेडिसिन दे देना। तब हमने हंस के वो चैप्टर क्लोज कर दिया। 2 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई। जैसे डिलीवरी हुई, 1 डे वॉज कम्प्लीटली ओके, द सेकेंड डे आई हैड एक्सट्रीम सैडनेस, नो रीजन। I was very happy I had a baby. My family was extremely supportive. No problem. Just a hormonal dip. And my husband, of course, he recognized. He took out that list. उस लिस्ट में एक चीज लिखी थी that I will not accept it. I did not accept it कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, I am taking care of the baby, मैं तो सब कर रही हूँ. And then he recognized it. He talked to my father. My father is also a doctor. I think within 2 days, they gave me the medication that was written. And within 3 days, I bounced back and I was completely okay. वाह! और पोस्टपार्टम डिप्रेशन की एक्चुअली ब्यूटी यही है क्योंकि ये प्योरली हार्मोनल है। इसका आपकी कोपिंग, काउंसलिंग, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाया मेडिकेशन ऐसे बाउंस बैक करता है, विदिन 3-4 days यू आर कम्प्लीटली फाइन। इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिव टाइप ऑफ depressive episode. And now to I have come out open that I have suffered from it and I see so many females suffering from it. बाहर की कंट्रीज में तो डिलीवरी के टाइम पे एक क्वेश्चनियर चेक होता है, पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी चेकलिस्ट होती है। तो जो चेकलिस्ट मैंने अपने हस्बैंड को दी थी, वो वहाँ पे डिस्चार्ज से पहले अप्लाई होती है। सो आई एम वेटिंग कि इंडिया में भी कब ऐसा हो, हमारी गायनी सेटअप्स में ऐसा हो, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो होता है। जैसे क्रिकेटर्स के साथ इंजरी के लिए साथ में होते हैं ना ऑर्थोपेडिशियंस, यस वैसे ही गायनी के साथ दोनों होना चाहिए। और इस इन दैट केस मतलब 100% भी नहीं लेकिन मेजरली वुमेन गो थ्रू दिस फेज क्योंकि आपने बोला कि हार्मोन्स डिप करेंगे तो ये Right. होगा सो इन दैट केस अगर कि कोई न्यूली मदर लग रही है कि वो डिप्रेशन में जा रही है तो वो सीधा ही साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपने Absolutely. Nowhere right left, straight to a psychiatrist. 1 week your problem is solved. 1 week Less than 1 week. एंड लोग सफर करते रहते हैं। बहुत चीजें होती है ना, हमने भी तो सफर किया है। हमारे टाइम पे तो ये सब नहीं होता था। ठीक। ये अभी कहते कि 1.25 महीने बाहर नहीं निकलना ओदा की करिए आई डोंट नो व्हाट इट। देखो उसके पीछे साइंस थी, उसके पीछे पहले ये साइंस थी, मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस्ड नहीं था। हाँ तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए, मदर की चाइल्ड से बॉन्डिंग, और दूसरा कि मदर फिजिकली थोड़ी रेस्ट मदर को मिल जाए क्योंकि बच्चे का काम काफी होता है। तो अगर हम टाइम्स में पहले जाएं तो उस चीज के पीछे साइंस थी। ठीक है, आज की डेट में मदर के पास हेल्प भी है और मेडिकल सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। बच्चे बहुत हाइजीनिक एनवायरनमेंट में पैदा हो रहे हैं, घरों में डिलीवरीज नहीं हो रही हैं, यस राइट। बच्चे गुड इम्यून सिस्टम से पैदा हो रहे हैं। हार्श वेदर में भी हमारे पास अंदर हीटर है, एसी है,
पहले ये सब नहीं था, तो उस चीज का मीनिंग आई कैन अंडरस्टैंड कि पहले साइंटिफिक भी था मोर और लेस, ये एंड आज की डेट में नाउ इट इज मतलब फैसिलिटीज नहीं थी। आज अगर कोई न्यूली मदर है जिसने 2 दिन पहले बेबी डिलीवर किया है एंड उसको किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प के लिए जाना, तो उसको कौन सा घोड़े पे जाना या चल के जाना, राइट? कि उसके स्टिचेस हो जाएंगे प्लांट में, उसको अपनी गाड़ी में जाना ना, एग्जैक्ट, कंफर्टेबल व्हीकल पे जाना, ऑनलाइन कंफर्टेबल। भी तो कर सकते हो। अरे हाँ, अच्छा, डू यू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन यस आल्सो? यस वी डू, अरे वाह, वी डू, दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट? एब्सोल्युटली। यस, आज के टाइम पे मतलब समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू गो टू अ समटाइम ड्यू टू बिजी शेड्यूल, तो वो आपके साथ ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। नाइस नाइस। अच्छा मैम, मतलब ये सारी चीज के अंदर मान लो अब जब बेबी बच्चे होते हैं, और आजकल ये बहुत चल रहा है कि समटाइम्स कुछ स्पेशल किड्स होते हैं या एक जो ADHD बड़ा कॉमन है, तो इन बच्चों में हमें कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, या उससे पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज ADHD? तो आजकल ये वर्ड बड़ा कॉमनली यूज किया जा रहा है कि हाइपर एक्टिव बच्चा है या ADHD है बच्चे को। तो पहले तो मैं ADHD की आपको फुल फॉर्म बताऊं। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, हर बच्चा जो बहुत हाइपर है, जो बहुत एक्टिव है, उसको ADHD नहीं है। ठीक है, सो अगर आपके घर में कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसको ADHD लेबल मत करो, इट इज़ अ डायग्नोसिस। और अगर बच्चे को जेन्युइनली ADHD है, तो वो भी ब्रेन के कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, नॉइज कैंसलेशन हार्मोन जो होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो बच्चा आसपास हमेशा शोर सुन रहा है। इजी साइंस हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे के पीछे मोटर लगी है, मदर को पूरा दिन बच्चे के पीछे भागना पड़ रहा है। आप बच्चे के साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते, कभी वो सोफे पे चढ़ेगा, कभी टेबल पे चढ़ेगा, कभी किसी के टेबल पे चला जाएगा। बच्चा बहुत अग्रेसिव हो जाता है, इतना अग्रेसिव कि बच्चा मारता है, मदर को मारता है, बाइट करता है, बाकी बच्चों को मारता है। तो ये कुछ साइंस हैं जो आप नॉर्मली बच्चों में नहीं देखते हो, बट कई बारी लोग कह देते हैं ये बिगड़ा है या ये शरारती है। ये कुछ जो साइंस हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, कि बच्चे को ADHD हो सकती है। ही और शी नीड्स टू बी असेस्ड। ठीक है, सो ADHD इज समथिंग विच इज मैनेजेबल, क्योंकि अगर हम उसे तब मैनेज नहीं करते, तो बच्चा एक बहुत ही ट्रिकी स्टेज पे है जहाँ पे उसका ब्रेन डेवलप कर रहा है। जब ब्रेन बैडली डेवलप कर रहा है, तो उसको सही डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिल रहा। और गिन चुन के साल तो हमारे पास आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, 14-15 साल है हमारे पास। तो उसमें से भी अगर 5-6 साल हमें सोच में ही निकाल दें कि हम इसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाए, मेरा बच्चा पागल है, हाँ। तो फिर हम बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को हॉल्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ें अगर आपके बच्चे में दिख रही हैं, देन यू शुड विजिट अ साइकियाट्रिस्ट। बट अगर बच्चा सिर्फ कभी-कभी एक्साइटेड होके खेल रहा है बहुत ज़्यादा या बैठ नहीं रहा, दैट इज़ नॉट ADHD। समटाइम्स इज नॉट। यस, मतलब कई बार ये भी देखा गया कि पेरेंट्स बोलते हैं कि साडा बच्चा कदी कदी करे, विच इज फाइन, है ना? कदी वारी इस तरह भी है, खैर मेरिया भी बेटियां भी, कई बारी बच्चे जे शरारता करन ते पेरेंट्स इरीटेट हो जाते भी तुम शरारता क्यों ही करी जाते हो, बट समटाइम्स इट इज ओके। यस, ऑफ कोर्स बच्चे नहीं करेंगे तो हम करेंगे। सोफे पे हम थोड़ी चढ़ेंगे, बच्चे ही करेंगे ना वो तो। लेकिन अगर वो सोफे पे दिन में हर बार चल रहा है, ठीक है, एंड जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, कहीं है तो उसको ADHD है, तो एक केस से पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए? देखो, फर्स्टली तो ADHD जो है वो मैनेजेबल है। उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे होती है, हमारे पास जैसे स्पीच ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंटल ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले थेरेपिस्ट हैं, तो वो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में फोकस करते हैं। इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी पे हमने फोकस कर लिया, फर्स्ट वर्ड हम भूल गए अटेंशन डेफिसिट, कि बच्चा अटेंशन सस्टेन नहीं कर पा रहा। एक बच्चा 15 मिनट बैठ के अपनी उम्र के हिसाब से पजल सॉल्व करता है, तो उसकी एज का बच्चा 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वो शरारती है, इसलिए क्योंकि वो अटेंशन वाकई नहीं बना पा रहा। अब आप मुझसे सब क्वेश्चंस हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में पूछ रहे हो, मैं आपको आंसर दे पा रही हूँ। आप मुझसे फ्रेंच या स्पेनिश में पूछोगे, तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। आप मुझे डांट के भी पूछो, 10 बारी रिपीट करके भी पूछो, यस, तब भी नहीं दे पाओगे तो क्या? क्योंकि मुझे आती ही नहीं। समझ ही नहीं पा रहे कि पूछ क्या रहा हूँ। सो बच्चे के माइंड में वही हो रहा होता है। कई बारी हम बोल देते हैं ढीठ है, हाँ बदतमीज है, हाँ बिगड़ा हुआ है। हाँ। हो सकता है वो केस नहीं हो, उसको वो बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आती नहीं है ना। जैसे मुझे फ्रेंच नहीं आती, वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। सो दैट इज अ साइन दैट मे बी वी नीड हेल्प विद दिस चाइल्ड।
तो एक पेरेंटिंग है कि यस उनमें थेरेपी होती है। सेकंड, हम कुछ बेसिक पेरेंटिंग स्किल्स जो सिर्फ एडीएचडी को लिमिटेड नहीं है, जेन्युइनली पेरेंटिंग में लिमिटेड है। हम ज़्यादा फोकस पनिशमेंट पे करते हैं। पनिशमेंट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं कि पनिश करने से कुछ बढ़ता नहीं है, बच्चा जैसे ढीठ होता जाता है। वी टॉक ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, एनहांस गुड बिहेवियर्स विद टोकन इकोनॉमी। 10 बारी बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है, रोज 1 स्टार दे दो। 10 स्टार के बाद अगर बच्चे को बाहर घूमने जाना है, वॉक पे जाना है, कहीं जाना है, तो कुछ ऐसा दे दो। एंड नेगेटिव reinforcement, take away something that the child has to be given a perk in case of bad behavior. 5 बारी बच्चे ने बैड बिहेव किया तो उसको पता होना चाहिए कि अगर जैसे हम काम से छुट्टी करेंगे तो हमारे पैसे कटेंगे। तो बच्चा समझता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझाने का काम हमारा है कि 5 बारी मैंने बैड बिहेव किया, इसीलिए आज मुझे घूमने को नहीं मिल आई कांट गो टू द पार्क टुडे बिकॉज आई हैव गॉट 4 ब्लैक डॉट्स। ठीक है, सो दैट हेल्प्स। और ये सारी चीजें जैसे स्टार देना या ब्लैक डॉट्स वाली बात, ये किस एज ग्रुप से शुरू करना चाहिए मतलब? सो नाउ सी, हम पेरेंटिंग स्टार्ट्स सिंस द डे ऑफ कंसेप्शन। यस ठीक है, एंड इट नेवर एंड्स। यस तो अब अगर मैं इधर हूँ तो बच्चे को दादी नानी संभाल रही है। पेरेंटिंग नेवर एंड्स फॉर देम ऑल्सो। यस सो ये जो पेरेंटिंग है डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट होती है। 0 to 3 months अलग है, 3 to 6 अलग है, 6 to 12 अलग है, 1 year to 3 year अलग है। इट इज़ अ वेरी इलेबोरेटिव थिंग। ठीक है Yeah. ना। हम इसी चीज़ के ऊपर हम सेशंस करते हैं। वी डू सेशंस ऑन संडेज विद पेरेंट्स, नॉट ऑफ एडीएचडी, नॉट ऑफ ऑटिज्म, ऑल पेरेंट्स। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लो ना आप, हाँ फिर बचता तो इंस्टाग्राम ही है। वही अनऑथेंटिक। हाँ, तो हम 1-on-1 सेशन करते हैं जिसमें हम कुछ स्किल्स देते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के पेरेंट्स को, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स लेते हैं। जैसे बड़े बच्चों के साथ तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि आप कहते हो स्क्रीन नहीं देनी, बाहर मौसम देखो, कभी गर्मी है कभी बारिश है, बच्चा बाहर जा नहीं सकता, स्क्रीन देनी नहीं, छुट्टियां चल रही हैं, तो हम करें क्या? बच्चे में इतनी एनर्जी है, वो क्या करेगा? हाँ, हम दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, क्या करे बच्चा? ठीक है ना। अगर ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड है घर में, कितनी देर पीछे भागते रहेंगे या खेलते रहेंगे? सो हर एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव री की जैसे चीज़ है, हम 1 ईयर ऑनवर्ड शुरू कर देते हैं। री के टाइप्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। एंड चलती तो हमारी एज ग्रुप तक चलती आती है फिर ये। हाँ वो तो हमारी भी पेरेंटिंग हो ही रही है। बिल्कुल। नाइस। अच्छा मैम, मतलब यहाँ पे एक बात बच्चों के रिलेटेड अगर बात चल रही है कि अगर ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ पेरेंट्स ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ। आजकल ये सुना है कि नहीं यार बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा बैलेंस बताओ। तो ये ना 2 टाइप पेरेंटिंग वैसे 4 टाइप की होती है, वो तो प्रॉपर लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, बट एक बड़ा चीज़ है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर मदर्स या हेलीकॉप्टर फादर्स, कि मेरे बच्चे को मेरी परमिशन या नज़र के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुमने डांट कैसे दिया, टीचर ने तुझे बोल कैसे दिया? ठीक है, और ये स्टार्ट कब होता है? जब बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, गिरता है, हाँ तेरे को इसने मारा, मैं इसको मारूंगा। क्यों भाई? बच्चा गिर नहीं सकता कि उसको कुछ बोल नहीं सकता, या आपको लाइफ में किसी ने नहीं बोला? और जहाँ बच्चा गलती करता है, टू एयर इज ह्यूमन। ये अब इंसान है, बड़ा हो रहा है, गलती कर रहा है। हम बच्चों के फ्रेंड्स बनना शुरू हो गए हैं बहुत जल्दी एज पे। भगवान ने हमें दोस्त बना के नहीं भेजा, पेरेंट्स बना के भेजा है। और मैं हर पेरेंट को यही बोलती हूँ कि 17-18 साल तक पेरेंट्स रहो, उसके बाद फ्रेंड्स बन जाना। ठीक है, बट अगर आप ही दोस्त बन जाओगे, दोस्त भी दोस्त, आप भी दोस्त, ग्रैंड पेरेंट्स भी दोस्त, तो बच्चे को सही गलत कौन समझाएगा? तो आप बन जाओ बुरे। डांटने में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा हमें बुरा बोल रहा है, तो इट्स अ सेल्फिश कॉज कि मेरा बच्चा को लगेगा मैं बुरी हूँ और ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे हैं या फ्रेंड्स अच्छे हैं। ठीक है, हमें भी लगा होगा किसी टाइम पे, बट अब वैल्यू पता है। तो सही गलत समझाने के लिए एक स्किलफुल डांटना ज़रूरी है। किस तरीके से समझाना? नाउ डांट इज़ अ वेरी इलैबोरेट वर्ड, कि आप इतनी ऊंची डांट रहे हो, बुरा बोल बोल के डांट रहे हो, नीचा दिखा के डांट रहे हो, वो डांटना सही नहीं है। बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके ये समझाना ज़रूरी है कि आपने गलत किया है। ओनिंग अप टू योर मिस्टेक। यस, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि स्किलफुली डांटना है। ऐसा नहीं कि वही बात कि उसको नीचा दिखा दिया या बुरे शब्द बोल दिए जो उसकी
पर्सनल कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। थोड़ा स्किलफुल डांटने में थोड़ा और एलेबोरेट करो। स्किलफुल डांटना मतलब कि ऐसे जैसे बच्चे को हर चीज में आप रीजन जरूर दो, ठीक है। बच्चे आजकल इनफैक्ट हमारे माइंड में भी आता होगा कि ये रीजन इनफ नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे मैंने कहा ना तुझे करना है तो करना है। आप रीजन दो बच्चे को। क्यों नहीं करना, हाँ। या क्यों करना है या क्यों नहीं करना, रीजन दो। उसके बाद भी बच्चा अगर चॉइस करता है, आप बच्चे को बोलो कि तू यहाँ पे, अगर बच्चा इतना समझ पाता है, ठीक है ना, अगर तू ये तोड़ेगा तो तेरे पैर पे चोट लगेगी, उसको चांस तो दो। उसके हाथ से वो चीज खींच ही लोगे तो बच्चा कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो जो चोट आप आज बचा रहे हो वो 5 साल बाद लगेगी, और तब उसे लगेगा अब तो मेरी यार उम्र ही नहीं थी, मुझे अब तक यही नहीं पता, आई डोंट हैव द बेसिक लाइफ स्किल। यस। तो बच्चे को समझाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना दैट यू नो दिस मिस्टेक इज गोइंग टू बी ऑन यू, आई हैव टोल्ड यू इट इज गोइंग टू हैपन, बट इफ इट हैपन्स देन यू हैव टू डू दिस। बच्चा मेस क्रिएट कर रहा, साफ करवाओ, ठीक है ना। ये एक टॉयलेट ट्रेनिंग में हम बहुत बच्चों को ट्रेन करते हैं कि 7-8 साल पे आके बच्चे वापस बेड वेटिंग शुरू कर देते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप बच्चे को उठाते हो, हाय ऐसे हो गया, फिर उसको चेंज करते हो, फिर उसकी बेडशीट नहीं बिछाते हो। आप ऐसा करो, बच्चे को बोलो कि बेडशीट धोए, मतलब ये नहीं है प्रॉपर सरफ लगा के धोए, बट बच्चे को आइडिया तो हो करे तो सही एक्टिविटी करिए। कि मेरे कपड़े मुझे ही धोने पड़ेंगे। एक हफ्ते में 90% बच्चों की बेड वेटिंग खत्म हो जाती है, सिर्फ चादर और कपड़े धोने से। हाँ, तो कितना सही सोल्यूशन है। सो दिस इज जस्ट स्किलफुल डांटना हाँ। हर प्रॉब्लम में सोच के। यस यस। अच्छा मैम, बीच में ना हमने बात करी थी बच्चों के लिए कि स्क्रीन टाइम के बारे में आपने बात करी थी। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस होती हैं कि किसी को किसी ड्रग की एडिक्शन है, किसी को स्क्रीन की एडिक्शन है। तो ये जो डिजिटल एडिक्शन है, क्या वाकई ये इस नाम की कोई चीज़ है? पीपल आप कुछ लोग नहीं छोड़ पाते, क्या ये टर्म है? सो जो डिजिटल एडिक्शन है बेसिकली इंटरनेट एडिक्शन जो हम है, अगर हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में देखें तो उसके आने वाली जो अपडेट है जिसमें हम सारी डिजीजेस दुनिया की लिखते हैं, उसमें इंटरनेट एडिक्शन एक पार्ट बनने वाली है। इससे पहले गेमिंग डिसऑर्डर था, अब वो इंटरनेट एडिक्शन के नाम से आने वाली है। उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपसे छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, जैसे बाकी सब्सटेंस है, आपसे वो चीज़ छोड़ी नहीं जा रही। इवन इन अ सेटिंग जहाँ पे आपको वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, आप वहाँ पे भी उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। एक बहुत ईज़ी वे है जो मैं कहती हूँ, आप एड्रेस ट्राई करके देख लो कि आप अपने गैजेट्स के बिना, अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, आप अपने गैजेट्स के बिना 24 आवर्स निकाल के देखो, आपको कितनी बारी क्रेविंग होती है, या रिफ्लेक्स इज समथिंग एल्स, कितनी बारी क्रेविंग होती है, हाय मैं चेक ही कर लूँ, हाय मैं देख ही लूँ। एंड वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की होती है, ठीक है। कई लोग, हमें लगता है माइंडलेसली बैठे हम इंस्टाग्राम ही तो चला रहे हैं, पता नहीं लगता 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए। जब हम फ़ोन यूजेज खोलते हैं, ऐसे बहुत टीनेजर्स हैं जिनके पेरेंट्स आते हैं और टीनेजर्स बोलते हैं मैं तो फ़ोन ही नहीं यूज़ करता, और मदर्स बोलती हैं छोड़ते ही नहीं। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है, मैं बोलती हूँ आप अपनी स्क्रीन यूजेज दिखा दो पास्ट 1 वीक की। सबसे पहला जवाब उनका होता है नहीं मैंने कल ही यूज़ किया था। तभी मैं बोलती हूँ मुझे 1 वीक की दिखा दो, और 1 वीक के एवरेज आवर्स होते हैं 8 आवर्स 9 आवर्स। अब बच्चा अगर 6-7 घंटे स्कूल जा रहा है और 8 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो हुई तो एडिक्टिव ही ना। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर बच्चास, इट इज़ फॉर देयर मदर्स, एडल्ट्स आल्सो। एडल्ट्स, एवरीबडी अराउंड देम। तो आप पहले खुद की ठीक करो, फिर आने वाली जो जनरेशन है वो आपको देख के ही नहीं करेगी। सो डिजिटल यूजेज, अब ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो डिजिटल प्लेटफॉर्म, यस। ठीक है ना। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि आपके माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्या वो अच्छी जा रही है, हेल्दी इनपुट जा रही है, यूज करो, इनपुट हेल्दी लो, डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव चीजें मत देखो। एंड एक मतलब रिस्पेक्टफुल टाइम लिमिट सेट करो अपने लिए भी, कि मुझे कुछ और करने का टाइम तो मिले। एंड देखो ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है ना। अगर मान लो बंदा डिजिटल एडिक्टेड हो गया, वहाँ पे भी सिलेक्टिव डिलीशन वाली ऑप्शन रहती है। मतलब बट आजकल तो वो इनके एल्गोरिदम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे खुद ही दिखाई जा रहे हैं राइट, चीज़ों के। वहाँ से एडिक्शन हुई, अल्टीमेटली आप अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, आपको लग रहा है कि आप अकेले बैठे हो बट यू आर सिटिंग ऑन द इंटरनेट, समझ लो इंटरनेट आपके साथ है। एब्सोल्युटली, एंड वो अल्टीमेटली यू लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, यस, वो साइकिल बन गया एक सारा। एब्सोल्युटली, हम्म। एब्सोल्युटली।
राइट। और मैम ये जो सब्सटेंस अब्यूज है स्पेशली बच्चों में, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तो इससे पहले ये मतलब बड़ा ही ऐसा टॉपिक होता था कि बच्चे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे जब हम स्कूल में होते थे, तो अगर पूरे स्टैंडर्ड में से एक +2 का बच्चा कभी एक बियर किसी के बैग में से भी मिल जाती थी, तो लगता था कि ये मतलब ये क्या हो गया है। हाँ बट आजकल सैडली 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों, मतलब दैट इज व्हाट वी सी इन ओपीडी, एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। हाँ स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरनेट एक्सपोजर टू इजी एक्सेस ऑफ थिंग्स। बच्चों के पास फोन है, पेमेंट मोड्स हैं। एक बहुत नई सी चीज आई है वेपिंग, जिसके बारे में सबने ही सुना होगा। वेप करते हैं बच्चे, ठीक है ना। अल्कोहल का अब्यूज जल्दी हो गया है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो ओपियम यूजेज, बाकी तो बहुत सब्सटेंसेस हैं ही, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ देम। बट ये बहुत ज़्यादा हो गई है। वाई? बिकॉज अगेन स्किलफुल पेरेंटिंग, बच्चे को नो बोल नहीं पाए, शुरू से बोला नहीं, सही गलत के बारे में बच्चा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो गलत सोर्स से पूछते हैं। हाँ यस फ्रेंड से पूछते हैं तो वो बोलते हैं ट्राई कर ले क्या ही है, हाँ ठीक है ना, इसमें से तो फ्लेवर ही निकल रहा है। सोर्स गलत हो गया ना। यही अगर बच्चा जाके अपनी मदर से बात कर पाता कि मम्मा मैंने ये एक वेब चीज देखी है, ये क्या है, ठीक है ना, या इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, तो शायद वो ओपन कॉन्वर्सेशन उस बच्चे को हेल्प कर पाती टू मेक अ चॉइस कि क्या मैं ये बैड डिसीजन करना चाहता हूँ या नहीं। तो आजकल पेरेंटिंग टास्क भी है। इट इज अ टास्क, अ फुल टाइम जॉब। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर बढ़ गया है। आप इंटरनेट पे एक्सेस पे लॉक लगाओ, कि आप मॉनेटरी लॉक लगाओ, कि आप मॉरल या एथिक्स दो, कि आप एक्टिव रिफ्यूजल सिखाओ, कि आप उनकी एक्सेस बंद कर दो, कि दोस्तों से बचाओ। सो इट्स अ कंप्लीट होलिस्टिक थिंग। एंड या सो बच्चों में ये चीज़ें हैं, स्पेशली वेपिंग। बट आई थिंक विद टाइम अवेयरनेस बढ़ रही है पेरेंट्स में भी। एंड अल्टीमेटली द रूट कॉज इज पेरेंटिंग ओनली, राइट। अगर वहां पे अच्छे से हुई हो चीजें along with not only thing but major I think contributing factor, and being a parents हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आज हम बच्चों को अच्छे से पेरेंटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और अगर बाई चांस हमें ही नहीं आती पेरेंटिंग कैसे करें, इनफैक्ट वी कैन सीक हेल्प फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट। एंड देयर इज नो हार्म। हाँ, एंड देयर इज नो, हम बाद में रोने से अच्छा है कि पहले वो चीज़ें कर लें। एग्जैक्टली। राइट। अच्छा मैम, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये पॉडकास्ट। थोड़ा एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। आजकल गुस्सा बहुत आता है, हर बंदे के नाक के ऊपर ही गुस्सा बैठा होता है। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो काफ़ी बारी मैं ये बोलती हूँ दैट एंगर इज़ एन इमोशन, ठीक है ना। एंगर शुड बी फेल्ट एंड शुड बी अंडरस्टूड। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम उस एंगर को दबाने की कोशिश करते हैं। वो एंगर हमेशा किसी ना किसी थॉट से आया है। आज मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे सामने जो बैठा है उसको गुस्सा आ गया। तो वो गुस्सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है, उसके पीछे थॉट क्या है। एंड वो जो एंगर है वो एक रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर चॉइस में निकल जाता है, जैसे कि चिल्लाना, किसी को बुरा बोलना, किसी को हर्ट करना इन बेसिक सेंस, ठीक है। सो इस चीज में इम्पल्स कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, इट इज अ स्किल दैट हैज टू बी लर्नड इन टूडेज डे। मैं कुछ 2-4 चीजें बता रही हूँ दैट कैन हेल्प एवरीबडी, बिकॉज ऐसा कौन है जिसको गुस्सा नहीं आता, ठीक है। सबको दुख फील होता है, खुशी फील होती है, लोनली फील होता है, एक्साइटेड फील होता है, गुस्सा फील होता है। इमोशन है, सबको होती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन से फिजिकली अपने आप को निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस कि हाँ मुझे गुस्सा आता है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग कि सपोज इस रूम में हम 4 लोग हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आ गया। आई फिजिकली रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम दैट रूम, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। आई गिव माई सेल्फ, आई पुट अप अ टाइमर, गिव माई सेल्फ 3 minutes, 3 minutes टाइमर, 3 minute आई सिट डाउन एंड ब्रीथ, ओनली डीप ब्रीदिंग एंड काउंटिंग माई ब्रेथ्स। इनहेल बाय नोज, 1, 2, जब तक 3 मिनट का टाइमर नहीं बचता तब तक।
वो 3 मिनट के बाद आई आस्क माई सेल्फ कि मेरे को इस सिचुएशन से चाहिए क्या, ठीक है? ज़्यादातर मुझे इस सिचुएशन से अपना मतलब ही चाहिए होता है कि सामने वाला मेरी बात सुने, मान जाए ठीक है ना? बात मनवाने के बहुत तरीके हैं। पर्पस क्या है? बात मनवाना। तरीका जैसे मर्जी घी निकालो। 3 मिनट तक अपना ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ये समझ जाता है कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है? फिर आप अपने आप से पूछो कि मेरा एम ये है, तो मेरा प्रोसीजर क्या होना चाहिए? जब आप अपने आप को पूछो कि ये कैसे अवेल करना है, तो आपका ब्रेन आपको खुद ही आंसर दे देगा, ठीक है? अगर 3 मिनट के बाद भी आपको लगता है कि ये अनफॉरगिवेबल चीज़ है, ठीक है? तो आप उस चीज़ को इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हो। बट आई एश्योर यू दैट दैट 3 मिनट रेस्ट will save you from abusive behavior, from physically violent behavior, and from aggressive outbursts. I am not saying कि आप किसी भी situation में don't stand up, ठीक है? That is something else. Right. Standing up for yourself is something else. Being firm is something else. ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से डिसएग्रीमेंट ही नहीं करो कभी, ठीक है? हम काम करते हैं, बट दैट डिसएग्रीमेंट शुड बी वन रिस्पेक्टफुल एंड सेकंड अथॉरिटेटिव। वो बाउंड्री बहुत फाइन होती है। 3 मिनट हमारे ब्रेन के लिए बहुत है। 3 मिनट डीप ब्रीदिंग, 1 रूम, मोर देन सफिशिएंट। और इससे आप सिचुएशन को बेटर कंट्रोल कर पाओगे। कंट्रोल छोड़ो, अपना मतलब निकाल पाओगे, ठीक है? ये तो उल्टा गिफ्ट टू योरसेल्फ हो गया। एब्सोल्युटली। चाहते तो वही हो ना कि मेरा अगला बात मान ले, तो वो वैसे तो मान ही लेगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना? गुस्सा करके तो एक ना मूवी थी बहुत पुरानी, ताल। उसमें एक बहुत अमेजिंग सीन था जिसमें आई थिंक अक्षय खन्ना उनके फादर को कुछ बात मनवाने जाता है, तो वो उसको बोलता है, वो एक ग्लास तोड़ता है और वहां पे पड़े होते हैं 50 ग्लास, तो वो ग्लास तोड़ के वो बात ऊंचे से बोलता है। तो अक्षय खन्ना बोलते हैं कि अगर ग्लास तोड़ने से बात सच होती है तो ये लो, और एक एक करके सारे ग्लास तोड़ देता है, तो मतलब मेरी बात सच है। यूजुअली लाइफ में ऐसा ही होता है। आप और मैं बहस कर रहे हैं, मैं इतना ऊंचा बोल रही हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो, बाहर से कोई देखेगा ना, मैं सही हूँ, आप गलत हो, वो ये नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे ये बंदा शांत है, इसी का पारा ऊपर है, या ये सही है, यही गलत होएगी। सो इट इज दैट सेम सिचुएशन। ਅਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਟਾਕ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਦ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦੋਗੇ एब्सोल्युटली। ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ इनफैक्ट दिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेरे को लग रहा है कि अगर कोई बंदा बार बार गुस्सा कर रहा है तो वो उसकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा अफेक्ट हो रही है बिल्कुल, जब आग लगती है तो सबसे पहले जो जहाँ लगती है वही तो जलता है। एंड दिस लीड्स टू पैनिक अटैक्स आल्सो मैम यस, बिकॉज एंगर से साइंटिफिक कॉज है। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हमारा कोई भी एक्सेसिव इमोशन ऐसी होती है, तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, तो वो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। जब हमारा कॉर्टिसोल बहुत हाई होता है तो वो मिमिक करता है अलार्म सिस्टम को। अलार्म सिस्टम, एंजाइटी में भी अलार्म सिस्टम ही काम करता है, तो वो एक्सट्रीम अग्रेशन कई बारी एक पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत बारी हमने देखा होगा किसी को बहुत गुस्सा आता है, उनके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, सांस फूलनी शुरू हो जाती है, साइंस ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ पैनिक अटैक। ओके और ये क्यों ऐसा है कि व्हाई पैनिक अटैक्स फील लाइक हार्ट अटैक्स सो एक तो उनका नाम अटैक है, अच्छा ठीक है ना? दूसरा एक इम्पेंडिंग फीलिंग ऑफ डूम होती है। डूम मतलब सब खत्म होने वाला है, मैं तो गई। एंड हमारा जो अलार्म सिस्टम है वो हमारे चेस्ट एरिया में होता है, हमारा हार्ट हमारे चेस्ट एरिया में होता है। सांस पूरी नहीं पड़ रही, हार्ट बीट तेज हो गई, यहाँ पे फील हो रही है, समझ कुछ आ नहीं रहा, घबराहट बहुत हो रही है, थॉट कोई चल नहीं रहा, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मेरे को अटैक आ रहा है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं मुझे अटैक आ रहा है। जब अटैक आ रहा है तो हमारी एसोसिएशन ही होती है हार्ट अटैक से। बट जो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने इन दोनों चीज़ों का नाम रखा है, वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते थे, क्योंकि आप हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के अलावा बहुत ज़्यादा मेडिकल में टर्म्स नहीं है जिनके आगे अटैक लगता है। सो दे गिव यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म्स। और क्या करना चाहिए अगर किसी को हो रहा है इमीडिएटली So immediately सबसे पहले तो if you're having a panic attack, if it is the first time in your life, then few things that you can do.
क्लोज योर आइज, टेक 5 डीप ब्रेथ्स। जब आप जैसे पहले बताया सांस अंदर लो तो आपको कूल एयर फील होगी, जब आप एक्सहेल करोगे तो आपको माउथ से हॉट एयर फील होगी। देन दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टेक 100 स्टेप्स इन वॉट एवर रूम दैट यू आर। थर्ड थिंग इज, आपके अगर आसपास ठंडा पानी या बर्फ है तो आप उसको च्यू कर सकते हो या बर्फ अपनी रिस्ट पे रब कर सकते हो। फोर्थ थिंग, एक चेस्ट मसाज होती है, आप वो कर सकते हो। बहुत बारी जब घबराहट होती है हमारा खुद हाथ ऐसे जाता है, सो आप वो कर सकते हो। एंड वन लास्ट थिंग जो आप कर सकते हो, अपनी सेंसेस इन्वॉल्व। लुक एट 3 थिंग्स इन द रूम, हेयर 2 साउंड्स अराउंड यू, एंड इफ यू कैन टेस्ट समथिंग अराउंड यू। अपनी कोई भी 3 सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लो। आफ्टर दैट सबसाइड्स, देन इफ यू हैड अ पैनिक अटैक, यू शुड डेफिनेटली सी अ साइकाइट्रिस्ट। हाँ, ये तो फर्स्ट एड हो गई ना कि Yes. इमीडिएटली ये करना है, लेकिन अगर आपको लगा कि ये हुआ है देन गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। एब्सोल्युटली। राइट। और इस सारी चीज़ में हम जितनी भी हमने मेंटल हेल्थ के बारे में अभी तक बात करी है, इन सारी चीज़ में हमारी डाइट का क्या रोल है? मतलब क्या हमारा अच्छा खाना या बैलेंस्ड डाइट, डाइट में भी जो आजकल कितनी अडल्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं? देखो, जब हम डाइट की बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ दैट एज ह्यूमन बीइंग्स वी टॉक ऑफ होलिस्टिक डाइट। ठीक है, इस डाइट में भी इट इज एवरीथिंग दैट गोज इनसाइड आवर बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीथ, द फूड दैट वी ईट, एंड थिंग्स दैट वी पुट इन आवर माइंड। अब जो हम ब्रेन में कंटेंट डालते हैं उसके बारे में हमने पहले बात करी, कि हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अपलिफ्टिंग होना चाहिए, मेंटल कंटेंट। हमारी एयर प्योरिटी की इम्पोर्टेंस तो सबको ही पता है। ठीक है, थर्ड थिंग, हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हम फूड्स कंज्यूम करते हैं, साइंटिफिकली सेइंग कुछ फूड्स अपने आप में इन्फ्लामेटरी होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वो हमारी गट में स्वेलिंग कॉज करते हैं। अगेन एक साइंटिफिक कॉज है, गट और ब्रेन की एक एक्सिस होती है जो आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत है, गट ब्रेन एक्सिस, राइट, विच इज ट्रू that gut brain axis, अगर गट में इन्फ्लेमेशन है, it increases cortisol and increases your stress levels and anxiety. So good food is equal to good mood. अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंजॉय कर रहा है तो उन्होंने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि अगले दिन हैंगओवर होता है। हैंगओवर में तो कोई एक्साइटेड नहीं होता। So bad food is leading to bad mood, na? So I always say that if you treat yourself well, if you treat your body as a temple, it will actually give you that thing. ठीक है, तो आप जितना अच्छा खाओगे, बाय अच्छा खाना आई मीन हेल्दी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, good diet, good timing of diet, good exercise, that will automatically give you a good mood. ऐसा हमने अक्सर देखा भी होगा। ठीक है ना? तो बैलेंस डाइट खाइए, अपने रिलेशनशिप पे वर्क करिए, सेलेक्टिव डिलीशन करिए, अच्छे से पेरेंटिंग करिए। मैम, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। इस सारे पॉडकास्ट में मतलब मैं ही बहुत कुछ सीखा। I really appreciate this initiative and this open conversation that you have from good sources. यस, And आपके previous podcasts भी मैंने देखे हैं, very informative for us as well and for general population. So it is really appreciable. यस। और मैम, हमारा पर्पस सिर्फ यही पर्पस है साਡਾ कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਅਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਬਿਗਨਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਮ, ਐਨੀ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਦ ਆਡੀਅੰਸ? So I just want to say one thing, that you cannot expect a stress-free life. हर एक दी जिंदगी दे विच problems, दुख, ups and downs आने हैं, and mental health is going to be a part of you. The sooner you realize that it is important for you, the better it is going to be for you. Yes. So thank you so much, ma'am, for coming, from taking out the time. And guys, अगर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਿਸ ਚੈਨਲ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ, 2 3 4 ਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਸੀਕ ਐਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮੈਮ, Thank you. Thank you.